छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। बिरजू की एक आदत थी कि वह हमेशा सच ही बोलता था, कभी भी वह झूठ नहीं बोलता था। इस वजह से उसकी पत्नी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। ए जी, आप हमेशा सच ही बोलते हो, झूठ कभी नहीं बोलते। कभी कभी जब हम खुद को बचाने को आते हैं तब भी आप सच ही बोलते हो, तब तो झूठ बोल दिया करो। आपकी यह आदत किसी दिन हमें ले डूबेगी। नहीं भाग्यवान, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है, एक ना एक दिन तो हमारी सच्चाई सामने आती ही है। उससे फ़ायदा ही क्या होता है। इससे तो अच्छा कि हम सच ही बोल दें। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जब खुद को बचाने की बारी आती है तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, हमें झूठ बोल देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूँ और सत्य की राह पर ही चलूँगा। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। यह कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। सारे गांव वालों को पता था कि बिरजू कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए एक दिन एक किसान उससे पूछता है, अरे बिरजू, तुम हमेशा सत्य ही बोलते हो, कभी भी झूठ नहीं बोलते। मैंने पहले ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। सच बोलना तो अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान बनना हमारे लिए तो बहुत ही कठिन है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सही राह पर चलो, सत्य ठान लो कि हम सत्य ही बोलेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे गांव वालों को पता था कि बिरजू कितना सत्यवादी है। इधर पास के ही नगर में एक राजा बहुत ही परेशान था। उसे एक मंत्री की आवश्यकता थी, लेकिन राजा को एक ऐसा मंत्री चाहिए था जो हमेशा सच ही बोलता हो। राजा हैरान था और परेशान भी। मुझे समझ नहीं आ रहा, नगर में एक मंत्री की आवश्यकता है। इतने दिनों से मैं नगर में मंत्री ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मंत्री नहीं मिल रहा। मुझे एक अच्छे मंत्री की तलाश है, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा मंत्री कहाँ मिलेगा। राजा एक दिन अपने महल में अपनी रानी के पास जाता और कहता है, मुझे एक अच्छे मंत्री की तलाश है, लेकिन अच्छा मंत्री मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रानी उसे समझाते हुए कहती है, आप खुद ही नगर भ्रमण के लिए क्यों नहीं चले जाते महाराज। अगर आप खुद ही नगर भ्रमण के लिए जाओगे तो एक अच्छा मंत्री खोज पाओगे, वरना तो आपके लिए अच्छा मंत्री खोज पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको अच्छा मंत्री बताने को तैयार ही नहीं है। खुद ही मंत्री बनना चाहते हैं यहाँ सब, तो दूसरे इंसान को क्या बताएंगे। राजा मन ही मन सोचता है, रानी कह तो सही रही है, मुझे खुद ही नगर भ्रमण के लिए जाना चाहिए, ताकि मैं एक अच्छे मंत्री की तलाश कर सकूं। दूसरे ही दिन राजा नगर भ्रमण के लिए चला जाता है और मंत्री की तलाश में लग जाता है। राजा मन ही मन सोचता है, मुझे अगर किसी इंसान की तलाश करनी है तो पहले मुझे इंसान के बारे में कहना होगा कि इस गांव में कोई सत्यवादी इंसान रहता है। ऐसे तो कोई मुझे उस इंसान का पता नहीं देगा। राजा आगे चलकर एक इंसान से कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि इस गांव में एक ऐसा इंसान रहता है जो हमेशा सच बोलता है। कौन है वह इंसान, क्या आप मुझे बता सकते हो। भैया, इस गांव में तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा सत्य ही बोलता हो, झूठ कभी नहीं बोलता। यहाँ पर तो सभी झूठ ही बोलते हैं। राजा समझ जाता है कि उस गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं है। राजा आगे जाता है और आगे जाकर फिर पता करता है कि वहाँ बिरजू के गांव में जा पहुँचता है। बिरजू के गांव में जाते ही राजा को मन ही मन लगता है, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि इस गांव में जिस मंत्री की मुझे तलाश है वहाँ तलाश पूरी हो जाएगी। काश कि यहाँ पर मुझे एक अच्छा मंत्री मिल जाए। राजा आगे बढ़ता है, तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। राजा कहता है, महाजन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर उस सवाल का जवाब आप मुझे दोगे तो आपका बड़ा ही एहसान होगा। इस गांव में ऐसा कौन सा इंसान है जो हमेशा सत्य बोलता है। महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। बिरजू नाम का एक आदमी है जो हमेशा सत्य ही बोलता है, कभी झूठ बोलता ही नहीं है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। चाहो तो आप उसकी परीक्षा लेकर भी देख सकते हो।
अगर आपको यकीन नहीं होता तो। राजा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, मुझे आभास हो रहा था कि इस गांव में जिस मंत्री की मुझे तलाश थी वह मंत्री मुझे मिल गया है। अब मुझे बिरजू की परीक्षा लेनी होगी। राजा को बिरजू का पता लग गया था। वह तुरंत अपने सेनापति के पास जाता और कहता है, सेनापति, जिस मंत्री की मुझे तलाश थी वह मंत्री मुझे मिल चुका है, लेकिन बस अब इंतज़ार है उसकी परीक्षा लेने का। मुझे लगता है कि मैं उसकी परीक्षा लूँ। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा। वह चीज़ें रात को तुम्हें बिरजू के घर पर रख देनी है और 2 दिन बाद तुम्हें बिरजू को पकड़कर यहाँ लाना है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। यह बात सुनकर सेनापति हैरान था। महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? किसी निर्दोष के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाना अच्छा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अरे, मेरा खुद का आदेश है कि तुम यहाँ काम करो। यहाँ कोई गलत काम नहीं है। मैं मंत्री की तलाश के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। और हाँ, अगर वहाँ इस परीक्षा में पास हो गया तो उसे खुद को ही खुशी होगी। इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। सेनापति सब समझ गया था। सेनापति दूसरी रात को होते ही बिरजू के घर पर वहाँ सारी चीज़ें रख देता है जो राजा ने उसे दी थी। दूसरी सुबह होते ही जब बिरजू देखता है कि उसके घर में इतने सारे सामान रखे हैं तो वह कहता है, अरे मीनावती, देखो तो ये कितना सारा सामान हमारे घर में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ सब आया कैसे? हमें लोगों को बता देना चाहिए कि यहाँ किसका सामान है और वहाँ सामान ले जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ हमारी किस्मत का दिया हुआ है। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इस बात की भनक लोगों को नहीं लगनी चाहिए कि हमारे घर में इतने सोने, चांदी और जेवरात थे। अगर आपने किसी से कहा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिरजू अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, लेकिन किसी की ये चीज़ें रखना अच्छा तो नहीं है ना मीनावती। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी दूसरे का सामान हमारे पास रखना चाहिए। हमें यहाँ वापस लौटा देना चाहिए। जिसका होगा वह ले जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना। नहीं, अब हमारी किस्मत चमक उठी है। इतने दिनों से हम गरीबी झेल रहे थे, वहाँ भी आपकी सत्यता के कारण। लेकिन अब आपको यहाँ सब छोड़ना ही होगा। अब चाहे को जो भी हो जाए, लेकिन यह बात आप किसी से भी नहीं कहोगे। अगर कहोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जब बिरजू बाहर जाता है तो सेनापति तुरंत ही उसे पकड़कर राजमहल ले जाता है। राजमहल ले जाते ही राजा उससे पूछता है, बिरजू, मैं तुमसे एक सवाल करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम हमेशा सत्य ही बोलते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी जान को जोखिम में भी डाल सकता है। अगर तुमने मेरे जेवर चोरी किए हैं और तुम्हारे घर में जेवर पाए गए हैं तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, और अगर नहीं पाए तो तुम्हें मंत्री का पद दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा सत्य बोलते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी कहो सत्य ही कहो। और हाँ, अगर झूठ कहा तो हमारे लिए वही सच होगा। तुम्हारे घर में अगर जेवर हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर नहीं हुए तो मंत्री का पद। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। बता दो सच क्या है। तुम्हारे घर में जेवर है या नहीं? तुमने चोरी की है या नहीं? तुरंत ही बिरजू कहता है, महाराज, मैं जो भी कहूँगा सत्य ही कहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हाँ, आपके गहने सारे जेवर मेरे घर पर ही रखे हैं। आप चाहो तो खुद ही देख सकते हो। मेरे घर पर ही सब कुछ रखा हुआ है और मैं आपको लौटा देना चाहता हूँ। अब अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज, लेकिन फिर भी आप मुझे फांसी की सज़ा देना चाहो तो दे सकते हो। राजा बिरजू से बहुत ही खुश होता है और वहाँ कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँ, इसीलिए मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रखा और तुम्हारी जान को जोखिम में डालने के लिए मैंने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम सत्य पर डटे थे। तुमने सत्यता का साथ दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस महल के मंत्री बनो। जिस मंत्री की बरसों से मुझे तलाश थी, वह मंत्री अब मुझे मिल चुका है। यह बात सुनकर बिरजू बहुत ही खुश होता है और महाराज से कहता है, क्या महाराज, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? यह बात सत्य ही है ना? हाँ बिरजू, यहाँ कोई झूठ नहीं है, यह बात सत्य ही है।
तुम इस महल के मंत्री हो और अब से मंत्री का पद तुम ही संभालोगे, क्योंकि मुझे एक ऐसे ही मंत्री की तलाश थी जो हमेशा सत्य ही बोलता हो। बिरजू बहुत ही खुश हो जाता है। तुरंत ही अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, देखा मैनावती, सत्य का साथ देने का फ़ायदा। मैं अगर महाराज को झूठ बोलता कि मेरे घर पर जेवर है, तो महाराज को तो सब कुछ पता था और वहाँ तो मुझे मृत्यु दंड ही देते और हाँ, सारे गांव में मेरी बदनामी होती सो अलग। लेकिन मैंने सत्य का साथ दिया, मैंने झूठ नहीं बोला, इसीलिए महाराज मुझसे खुश हुए और मंत्री का पद दिया। देखा कितना बड़ा फ़ायदा हुआ ना सत्य बोलने का। और हाँ, सत्य पर अडिग रहने से मुझे कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ है। सत्य बोलना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप आज झूठ बोलते तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होती, लेकिन आज आपने सत्य का साथ दिया, इसीलिए हमें इतना बड़ा काम मिला है। मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है और आप पर गर्व भी है कि आप हमेशा सत्य ही बोलते हो। मोहन कड़ी धूप में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था। दिन रात फसलों की देखभाल करता था और वहाँ खेतों पर ही रहता था। एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। मोहन खेतों में ही खड़ा था कि पास से ही एक बुजुर्ग गुजर रहा था। अरे मोहन बेटा, इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें भी तुम फसल की देखभाल कर रहे हो। ज़रा आराम कर लो बेटा, आराम करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। अपने शरीर का भी ध्यान दे लिया करो। अरे क्या करूँ बाबूजी, आपको तो पता ही है, पिछले साल भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी और इस साल भी अगर फसल की देखभाल नहीं की तो सारे ही जानवर खा जाएंगे। इसीलिए मैं गर्मी में भी फसलों की देखभाल करता हूँ। और हाँ, आपको तो पता ही है ना मेरे ऊपर कितना कर्ज है। इस साल मुझे कर्ज भी चुकता करना है, इसीलिए। अरे मोहन बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन पास में ही तो आम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे चले जाओ, वहीं से देखभाल कर लेना। कड़ी धूप में खड़े रहकर देखभाल करने से क्या होगा? देखभाल तो आम के पेड़ के नीचे भी हो सकती है। हाँ बाबूजी, आप कह तो सही रहे हो। वैसे वहाँ मेरे खेत से दूर है, लेकिन जो भी हो वहीं पर जाता हूँ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। बुजुर्ग की बात सुनकर मोहन पेड़ के नीचे चला जाता है। उसे जोरों की प्यास लगती है। अरे मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है, एक काम करता हूँ, पानी पीने के लिए चला जाता हूँ। मोहन तालाब के पास पानी पीने के लिए जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ लौटता है तो उसकी पत्नी को आते हुए देखता है। उसकी पत्नी सुशीला आई हुई थी। सुशीला को देखकर मोहन कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम इतनी उदास मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं जी, आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात एक करते हो, फिर भी हमारी फसल अच्छी नहीं होती। वहीं आपके बड़े भाई देख लो, कुछ मेहनत करते नहीं, काम धंधा करते नहीं, फिर भी उनके घर में बरकत है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान ने हमारे लिए भी तो कुछ सोच ही रखा होगा। तुम चिंता मत करो, घर जाओ। खाना खाया या नहीं तुमने? मैं खाना कैसे खा सकती हूँ जी, अभी तक आपने खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। मैं चाहती तो खाना यहाँ पर ले आ सकती थी, लेकिन इतनी गर्मी में मैं नहीं चाहती थी कि आप यहीं पर खाना खाओ। आप घर चलिए और वहीं पर खाना खाइए। इसी तरह दोनों पति पत्नी खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं। इस साल मोहन की फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन उसका बड़ा भाई मोहन की फसल की तरफ ही देख रहा था। अरे इस साल तो मोहन की फसल काफ़ी अच्छी हुई है, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज आ गया है। मुझे लगता है कि मुझे मोहन की फसल काट लेनी चाहिए और बेच लेनी चाहिए, जिससे मुझे मुनाफा हो जाएगा। और हाँ, मोहन को पता भी नहीं चलेगा, रातों रात ही यहाँ काम कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे मेरी पत्नी से यहाँ बात करनी होगी। तुरंत ही मोहन का बड़ा भाई राजविंदर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे भाग्यवान, मैं इतना अच्छा काम करने जा रहा हूँ कि तुम्हें सुनकर बड़ी ही खुशी होगी। क्या हो गया जी? ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊँगी? मैंने तो आज तक आपको इतना खुश नहीं देखा।
अरे हमारे ऊपर जो कर्ज है ना वो चुटकियों में चुकता हो जाएगा और वहाँ कर्ज फिर कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है मोहन की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। सारे गांव वाले उसकी फसल की तारीफ कर रहे हैं कि उसकी देखभाल की वजह से उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन उसकी फसल से हमें क्या फ़ायदा? हमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। अरे भाग्यवान, उसकी फसल से हमें फ़ायदा नहीं है तो किसे है? तुम्हें पता है उसकी जो फसल हुई है वहाँ हम रातों रात काट लेंगे और मंडियों में बेच देंगे। मोहन को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी फसल किसने बेच दी है और फिर हम अपना सारा कर्ज चुकता कर लेंगे। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। आपके ऊपर इतना कर्ज है ना, इसीलिए। आप सही कह रहे हो। हम कल रात को ही मोहन की फसल काट कर बेच लेते हैं। दोनों पति पत्नी रात होते ही मोहन की फसल काट कर बोरियों में भर लेते हैं और कहते हैं, देखो भाग्यवान, सारी फसल बोरियों में इकट्ठा हो गई है। अब ये बोरियां हम रात को ही अपने घर के पिछवाड़े में रख लेते हैं, जिससे मोहन को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी फसल कहाँ गई और हम थोड़े ही दिनों बाद वहाँ फसल बेच देंगे, जिससे हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और हाँ, हमारा जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। हाँ जी, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन इसमें हमारी फसल भी तो है ना, जो आपने मेहनत करके उगाई है। उस फसल को भी हम वहीं पर रखें क्या? हाँ, उस फसल को भी वहीं पर रखना होगा, क्योंकि अगर हमने वहाँ फसल बेची तो मोहन को शक हो जाएगा और अब हम कह देंगे कि मेरी फसल भी चोरी हो गई है, तो मोहन को हम पे शक भी नहीं जाएगा। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो। चलो हम सारी बोरियां हमारे पिछवाड़े में रख देते हैं। दोनों पति पत्नी सारी बोरियां पिछवाड़े में रख देते हैं। दूसरी सुबह होते ही मोहन देखता है कि उसकी सारी फसल कट चुकी है। मोहन चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। आखिर मेरी फसल किसने काट ली? मेरी तो सारी फसल चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरा कर्ज कैसे चुकता करूँगा? भगवान, अब मैं क्या करूँगा? तुरंत ही आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आती और कहती है, ए जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना भाग्यवान, हमारी सारी फसल किसी ने चोरी कर ली है। कल रात ही कोई हमारी फसल काट कर ले गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे ऊपर कर्ज है, वह चुकता कैसे करेंगे? हमारे इतने दिनों की मेहनत वहाँ सारी ही बर्बाद हो गई। क्या करेंगे हम? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारी फसल किसने चोरी की होगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, रातों रात यहाँ कैसे हो गया? मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाग्यवान। मैंने इतने दिनों से मेहनत की थी, सारी मेहनत ही पानी में चली गई। अब मैं क्या करूँगा? मोहन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। पत्नी उसे समझा बुझाकर घर ले जाती है। मोहन का बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है, देखा मेरी अकल कितनी काम करती है। आज हमारे पास इतनी फसल है कि इसे बेचेंगे ना तो इतना मुनाफा होगा ना कि हम देख लेना सारी गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मोहन दिन रात मेहनत करता था, उसका फ़ायदा हमें हुआ है। हाँ जी, आपका दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही चलता है, लेकिन यहाँ दिमाग लाते कहाँ से हो? अरे दिमाग तो जहाँ से लाता हूँ वहाँ से लाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ही लाता हूँ। चलो ठीक है, जो भी है अच्छा ही है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि कुछ ही समय बाद जब मोहन का बड़ा भाई अपनी फसल देखता है तो कहता है, अरे भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? हमारी फसल तो सारे कीड़े खा गए। अब हम ये बाज़ार में नहीं बेच सकते, क्योंकि ये बाज़ार में अच्छे दामों में नहीं जा सकती और ना ही इसे कोई लेगा। इसमें तो हमें ही नुकसान होगा। क्या कह रहे हो जी? हमने इतने दिनों तक इस फसल को समेट कर रखा और अब जाकर यहाँ सारी फसल बर्बाद कैसे हो गई? हम चाहे जो भी हो जाए फसल को तो बेचेंगे ही। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है इसे बेचने का। इधर मोहन के बड़े भाई की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और इधर मोहन खेती के लिए ज़मीन खोद रहा था कि उसमें से सोने का एक घड़ा मिलता है। अरे वाह, सोने का घड़ा! इससे तो मेरा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। देखो ना भाग्यवान,
हमारे पास सोने का घड़ा है और यहाँ सोने का घड़ा हमारे लिए तो किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। यहाँ सब भगवान ने ही किया है। उस फसल में क्या था? थोड़ी ही फसल थी। अगर वहाँ फसल नहीं कटती, कोई चोरी नहीं करता, तो मैं हमारे आंगन में खेती बाड़ी के लिए नहीं सोचता। आज मैंने अपने अंगने में खेती बाड़ी के लिए सोचा, इसीलिए तो मुझे सोने का घड़ा मिला और यही हमारे लिए कुबेर का खजाना है। मुझे तो बड़ी ही खुशी हो रही है। हमें तो कुबेर का खजाना मिल गया है, कुबेर का खजाना। आप सही कह रहे हो जी। भाग्य किसी न किसी दिन ज़रूर साथ देता है। इतने दिनों से हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन सब परीक्षा ही थी, भगवान की परीक्षा थी। और आज देख लो, हमें भगवान ने कितना बड़ा कुबेर का खजाना दे दिया। इधर मोहन का बड़ा भाई बहुत ही उदास था, क्योंकि मोहन की फसल के साथ साथ उसकी खुद की भी फसल नष्ट हो गई थी और अब वहाँ और भी ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। वहीं पर मोहन को सोने का घड़ा मिल गया था। सोने का घड़ा पाकर मोहन बहुत ही खुश था और सोने के घड़े से उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए थे। जो भी उसने देखे थे, उसने करोड़ों की ज़मीन खरीद ली थी और उसने अपना एक अच्छा सा घर बनवा लिया था। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। वहीं पर उसका बड़ा भाई कर्ज से डूबा हुआ रहता है। सब कर्मों का फल होता है। जैसा कर्म उसके बड़े भाई ने किया, वैसा ही उसके साथ हुआ। जैसा कर्म मोहन ने किया, वैसा ही उसके साथ हुआ। सब कर्म का फल होता है।